गुड इवनिंग राजीव जी। आप सभी लोगों का फिर से एक बार वेलकम कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज का जो सेशन है हमारा जो केवाईसी पॉलिसी है उसके बारे में है। और आज का जो है थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव सेशन होगा जिसमें हम इस पॉलिसी को बहुत डिस्क्रिप्शन में और अच्छे से पढ़ लेंगे और एग्जाम के लिए इसकी तैयारी कर लेंगे। क्षमा चाहती हूँ कि मेरा आज वीडियो फिर से नहीं चल रहा है। आई ट्राई टू अपडेट द जूम, बट मैं फिर से कोशिश करूंगी आ, इसको और कुछ सोल्यूशन ढूंढने के लिए। बट आई होप आपको मेरी आवाज जो है बहुत क्लियरली आ रही होगी और जो है मेरा स्क्रीन भी विजिबल होगा। अगर ये दोनों चीजें हैं तो एक बार थम्स अप दे दीजिए और हम आज का जो है सेशन चालू करेंगे। फटाफट बता दीजिए चैट में कि आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं। ठीक है, अमित जी ने कह दिया है। ठीक है, पीपीटी भी दिख रही है एंड आवाज भी पहुंच रही है। तो चलिए फिर आज का सेशन चालू करते हैं। पर आज का सेशन चालू करने से पहले आ, मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अ, ठीक है, सभी ने कह दिया, लोकेश जी ने और सभी साथियों ने कह दिया, आवाज भी आ रही है, सब चीजें बढ़िया है। चलिए, वेरी वेल डन। फिर तो आज का सेशन चालू करते हैं। नो योर पॉलिसी, जिसे हम केवाईसी भी कहते हैं, इस पॉलिसी ये क्या है और इसकी क्या नीड होती है, इसके लिए क्या डेफिनेशंस है, या ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आज की क्लास में आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, नो योर कस्टमर गाइडलाइंस जो है वो इशू की जाती हैं आरबीआई द्वारा। इसका पर्पस ये है। आपको स्क्रीन नहीं विजिबल है मेरा? मनोज जी कह रहे हैं कि उन्हें उन्हें सिर्फ आवाज आ रही है, शायद पीपीटी नहीं दिख रहा या स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक बार बाकी लोग बता दीजिए अगर आपको स्क्रीन इज विजिबल और नॉट। ठीक है, बाकी लोगों को दिख रहा है। अगर आपको इश्यूज है, एक बार वापस से आप बाहर जाके क्लास में एंटर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि केवाईसी पॉलिसी आखिर क्या है। ये जो है गाइडलाइंस इशू की गई है कि आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका जो है पर्पस ये है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जो भी कलेक्टिंग बैंकर है, जो भी बैंकर है जो कि कलेक्ट कर रहा है कस्टमर को जानने के लिए, जैसे नाम ही बता रहा है नो योर कस्टमर, तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन जानने के लिए ये पॉलिसी बताई गई है और आरबीआई द्वारा चालू की गई है। और जो है इसमें आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है सभी बैंक्स को कि ये जो पॉलिसी है ये अपने अपने बैंक्स में, रिस्पेक्टिव बैंक में इसको इंट्रोड्यूस करें। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू हैव अ केवाईसी पॉलिसी लेइंग डाउन द केवाईसी या एएमएल नॉर्म्स। सभी जो बैंक है उनको जरूरी है, रिक्वायर्ड है कि उनकी एक केवाईसी पॉलिसी हो जो कि केवाईसी और उनके एएमएल नॉर्म्स को बताए। तो यहाँ पर केवाईसी तो हमने देख लिया कि नो योर कस्टमर है। एएमएल का से हम क्या समझते हैं? अगर आप लोग बताइए कि एएमएल का क्या फुल फॉर्म है। फटाफट चैट में बता दीजिए। ये जो एएमएल नॉर्म्स है, इसमें ये एएमएल का फुल फॉर्म क्या है या एएमएल किस चीज के लिए स्टैंड करता है? चैट में बता दीजिए फटाफट। लिख रहे हैं एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू हैव अ केवाईसी। जी हाँ, राजीव जी ने लिख दिया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। जी हाँ, तो हर बैंक को जरूरी है कि वो अपनी केवाईसी पॉलिसी को लिखे और अपना जो नो योर कस्टमर या उसके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो भी नॉर्म्स हैं उसको स्पेसिफाई करे। चलिए, वेरी वेल डन, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर जो कस्टमर की डेफिनेशन क्या है, अगर केवाईसी नॉर्म में देखा जाए तो कस्टमर क्या है? तो केवाईसी नॉर्म्स जो है सेक्शन 2HA ऑफ पीएमएलए डिफाइन करता है क्लाइंट को। किस तरीके से? क्लाइंट मीन्स अ पर्सन हु इज engaged इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और एक्टिविटी विद रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इंक्लूड्स अ पर्सन on whose behalf the person who engaged in the transaction or activity is acting। तो क्लाइंट का मतलब ऐसे इंसान से है जो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में किसी पैसे के लेन देन में भागीदार है या पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसी कोई एक्टिविटी में, या फिर उसके साथ में एक पर्सन है, कोई पर्सन जो जो किसी के बिहाफ पर ये ट्रांजेक्शन कर रहा हो, तो उसे हम क्लाइंट कह सकते हैं। दिस डेफिनेशन हैज बीन adopted by RBI in Master Direction KYC Direction 2016 for defining customer। बट जो एक कस्टमर की डेफिनेशन जो हमने यहाँ देखी केवाईसी नॉर्म सेक्शन 2HA, और एक जो है हम लोग आरबीआई ने केवाईसी डायरेक्शन 2016 में डिफाइन किया कस्टमर को कि अ कस्टमर फ्रॉम केवाईसी नॉर्म्स परस्पेक्टिव डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ कस्टमर। तो जो ट्रेडिशनल मीनिंग कस्टमर
का होता है, कस्टमर का मतलब तो हम सभी जानते हैं, पर आरबीआई का ये कहना है कि केवाईसी के नॉर्म्स के हिसाब से ये वाला जो केवाईसी का कस्टमर का मतलब ये नहीं है कि जो ट्रेडिशनल कस्टमर है। कस्टमर वो हुआ जो सिर्फ पर्सन नहीं हो जिसके नाम से डीलिंग हो रही हो बैंक के साथ, बट ऑल्सो दोज हु एक्चुअली एक्ट फॉर सच पर्सन। अब सिर्फ नाम नहीं हो उनका, वो खुद भी हो एज एज अ पर्सन जो कि उस बैंक के साथ डील कर रहे हैं या एक्टिविटी कैरी कर रहे हैं, वो कस्टमर कंसिडर होगा केवाईसी के अंडर। It covers not only account holders and those having continued relationship, but also those who avail of any service on one-off basis. सिर्फ अकाउंट होल्डर्स को या फिर जिनके साथ कंटिन्यू रिलेशनशिप है उन्हीं को कवर नहीं करता, बल्कि उनको भी कवर करता है जिन्होंने कोई सर्विस अवेल की हो किसी वन ऑफ बेसिस पर। तो यहाँ पर कस्टमर से का मीनिंग ये है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है केवाईसी रिक्वायरमेंट के पर्पज से बैंक को जो है एक लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सन से वेरियस सर्विस रहती है। मतलब एक केवाईसी फॉर द पर्पस ऑफ केवाईसी रिक्वायरमेंट बैंक नीड्स टू इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ पर्संस अवेलिंग वेरियस सर्विसेज लाइक। तो जो भी कस्टमर आते हैं उनको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है बैंक केवाईसी के रिक्वायरमेंट्स के लिए, क्या 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 आते हैं इसमें। बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट हो या कोई क्रेडिट फैसिलिटीज हो, कोई रेमिटेंस फैसिलिटी हो ऑन स्टैंड अलोन बेसिस, डीमैट अकाउंट हो, पीपीएफ अकाउंट हो जिसे हम पेंशन फंड अकाउंट भी कहते हैं, फिर सेफ कस्टडी सर्विस और सेफ डिपॉजिट लॉकर सर्विसेज हो, या रिसीविंग रेमिटेंस या पेमेंट्स हो। तो ये जो एक वाइड रेंज है जो एक पर्सन को अवेल कर सकता है सर्विसेज। तो यहाँ पर जो है इसके अलावा जो कस्टमर है वो क्या क्या कर सकता है अवेल। इन केस ऑफ एंटिटीज अवेलिंग सर्विसेज दे आर बेनिफिशियल ओनर। अगर कोई एंटिटी है, कोई कंपनी है जो कि सर्विसेज ले रही है, तो उनके बेनिफिशियल ओनर को भी हम कस्टमर की तरह समझेंगे। और अगर कोई अकाउंट प्रोफेशनल इंटरमीडिएरीज ने रखा हुआ है, कोई क्लाइंट्स हैं उनके बीच में कोई उनकी प्रोफेशनल इंटरमीडिएरीज हैं, तो उनके जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको भी कस्टमर कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि की एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कि क्या क्या मुख्य पॉइंट्स हैं केवाईसी पॉलिसी के। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक मेजर पॉलिसी है, एक बैंक को अगर मैनेज करना है बिल्कुल ही मतलब प्रूडेंट तरीके में या फिर बिल्कुल ही प्रॉपरली अगर आपको करना है, तो फिर रिस्क और किसी भी रिस्क को इफेक्टिवली एफिशिएंटली मैनेज करना हो तो भी ये बैंक के लिए एक बहुत मुख्य पॉलिसी है। इसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है कि इट इज टू बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी कमिटी ऑफ द बोर्ड इफ डेलीगेटेड। इसको जरूरी है केवाईसी पॉलिसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करे। अगर कोई और कमिटी है बोर्ड की अगर उस कंपनी में, तो उनसे भी अप्रूवल लेना जरूरी है। इट शुड बी रिव्यूड रेगुलरली एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। आपको इसको रेगुलरली रिव्यू करना रहेगा, साल में कम से कम एक बार। बिसाइड्स based on any event impacting it, that is changes in PMLA, PMLR, registrations of RBI, etc. भले ही चाहे कुछ भी चेंजेस हो रहे हो, अगर उनसे वो इम्पैक्ट हो रहे हो, उसको अपडेट करने के लिए इसको आपको रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट साल में एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। यूजुअली द प्रिंसिपल ऑफिसर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द केवाईसी पॉलिसी अपडेटेड एंड रिलेवेंट। अब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है केवाईसी पॉलिसी को अपडेट करने के लिए? प्रिंसिपल ऑफिसर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पोजीशन पे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। इसमें जो कह रहे हैं केवाईसी पॉलिसी जो है कम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें नॉर्म्स होते हैं कि कस्टमर का बिजनेस कैसे हैंडल होना है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप होनी है वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, अवेयरनेस कैसे बढ़ानी है कस्टमर और स्टाफ के बीच में। तो ये एक बहुत ही ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी डिटेल्स रहती हैं, एलिमेंट्स की हर चीज रहती है कि क्या रिलेशनशिप रहेगा, कैसे अवेयरनेस बढ़ानी है, कैसे कस्टमर का बिजनेस ऐसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर की एलिमेंट्स एक और ये भी हो जाते हैं कि केवाईसी में कस्टमर की एक्सेप्टेंस पॉलिसी आती है, कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर दिए जाते हैं, रिस्क कैसे मैनेजमेंट होता है ये बताया जाता है, और मॉनिटर कैसे होंगे ट्रांजेक्शन्स उसके बारे में डिफाइन किया जाता है। सम बैंक्स में हैव टू डिस्टिंक्ट डॉक्यूमेंट कवरिंग केवाईसी।
तो कुछ बैंकों के पास दो अलग अलग डॉक्यूमेंट रहते हैं जो कि केवाईसी पॉलिसी को कवर करते हैं, पर्टेनिंग टू कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड एएमएल या सीएफटी पॉलिसी। तो कोई कोई बैंक जो है वो दो तरीके के डॉक्यूमेंट रखते हैं। केवाईसी में उनका कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और ड्यू डिलिजेंस आ जाता है, और उसके अलावा एएमएल एंड सीएफटी जो है पॉलिसी रहती है। तो यहाँ पर जो एएमएल सीएफटी पॉलिसी रहती है, ये जो है वो उनके ट्रांजेक्शन्स को देखती है और रिपोर्टिंग करती है एफआईयू को। अब ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसे होगा? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट है। अगर कोई बैंक जो है सेटअप कर रहा है केवाईसी के अलावा, तो वो किस तरीके से करेगा? तो यहाँ पर जो पीएमएलआर है, ये स्टिपुलेट करता है कि बैंक में कौन सी मीटिंग जो है किसके द्वारा किया जाएगी। पीएमएलआर जो है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये ध्यान रखता है कि बैंक किसको डेजिग्नेट करेंगे मीटिंग पीएमएलए की जो भी ऑब्लिगेशंस रहेगी। तो इसके लिए दो पद रहते हैं, एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर रहते हैं और एक प्रिंसिपल ऑफिसर रहते हैं। इसके अलावा हर बैंक का एक अलग डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है, जिसमें वो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मॉनिटरिंग करने की, ध्यान देने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज कर देते हैं और रिपोर्ट करते हैं अंडर पीएनएफएलए। दूसरी जो फंक्शनल यूनिट रहती है वो अपने जो भी फंक्शन है वो केवाईसी या एएमएल ऑब्लिगेशन के अंडर डाल देती है। तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड डायरेक्टर डीडी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी? एक तो वो ओवरऑल कंप्लायंस देखता है कि बैंक की जितने भी ऑब्लिगेशन है, जितने भी उसके रूल्स हैं, जैसे कि उनके पीएमएलए में लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। पीएमएलआर और दूसरी जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, उसको ध्यान रखता है कि वो प्रॉपर तरीके से उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं और ऑब्लिगेशंस मीट हो रही हैं कि नहीं। डीडी कोई भी हो सकता है, जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो या एक होल टाइम डायरेक्टर हो, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ड्यूली ऑथराइज किया हो। एक मैनेजिंग पार्टनर इफ द आरई इज अ पार्टनरशिप फर्म, और एक प्रोप्रिएटर भी हो सकता है, जहां पर जो आरई है प्रोप्रिएटरशिप कंसर्न होगी। एक मैनेजिंग ट्रस्टी भी हो सकता है, जो कि जहां पर आरई जो है एक ट्रस्ट हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रिंसिपल ऑफिसर जो हमारी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर भी कह सकते हैं, पीओ भी कह सकते हैं उनको। बैंक मस्ट डिजिग्नेट अ सीनियर ऑफिसर एज प्रिंसिपल ऑफिसर इन टर्म्स ऑफ पीएमएलए। और द मेन फंक्शंस इनके क्या क्या रहेंगे कि मॉनिटर करेंगे कि बैंक की जो केवाईसी एएमएल पॉलिसी है, उसमें जो रिपोर्ट ट्रांजैक्शन है वो अच्छे से रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि नहीं। और जो उनकी लाइजनिंग है दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट जो कि एजेंसीज हैं उनसे लाइजनिंग हो रही है कि नहीं अच्छे से। सबमिशन पीरियोडिक टाइमली रिपोर्ट उनको टॉप मैनेजमेंट को दे रहे हैं कि नहीं। और जो उनकी एएमएल मॉनिटरिंग सिस्टम अपडेटेड है कि नहीं। ये सब काम जो है प्रिंसिपल ऑफिसर का रहता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर एएमएल टीम में a distinct functional unit is put in place for taking necessary measures for compliance with legal and regulatory AML and CFT stipulations। बोल रहे हैं एक डिफरेंट फंक्शनल यूनिट बनाई जाती है जो कि नेसेसरी कदम उठाती है, ताकि जो भी एएमएल सीएफटी के लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस है उनको पूरा किया जा सके। मेन फंक्शंस क्या क्या है? टू रिव्यू एंड अपडेट केवाईसी पॉलिसी। ये क्या करेंगे कि रिव्यू करेंगे और केवाईसी पॉलिसी टाइमली अपडेट करेंगे। टू गाइड द बिजनेस फंक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। गाइड करेंगे ऑपरेशंस को या बैंक के बिजनेस को उसको कर पाए। अंडरटेक द एमएलटीएफ रिस्क असेसमेंट ऑफ द बैंक एंड रिव्यू इट पीरियोडिकली। रिस्क असेसमेंट करेंगे और उसको पीरियोडिकली रिव्यू भी करते जाएंगे। असिस्ट बिजनेस और ऑपरेशंस यूनिट इन रिस्क कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन। इसके अलावा बैंक का कुछ भी कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं तो उस पर नजर रखेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। वेरियस प्रिस्क्राइब रिपोर्ट्स एंड एनी इंफॉर्मेशन सॉट टू पीआईयू इंडिया। और उनकी एक ये भी जिम्मेदारी है कि उनकी जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, प्रिस्क्राइब रिपोर्ट्स हैं या ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है, उनको एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट करेंगे।
तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑब्लिगेशंस जो है वो क्या क्या है हमारी अंडर पीएमए। तो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर 5 मोड्स हैं। इसमें क्या क्या है, ऑथेंटिकेशन होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, आधार का, पासपोर्ट का या कोई भी स्पेसिफाइड वैलिड डॉक्यूमेंट से। सस्पिशियस का मतलब रहेगा कि जिसमें संदेह हो, आपको जिसमें डाउट हो उसको सस्पिशियस कहेंगे। कोई भी ऐसा डाउटफुल ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं या कुछ भी, तो उसे सस्पिशियस कहेंगे। संदिग्ध कहते हैं जिसे हिंदी में। तो पहली बात तो ये हो गई कि ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन बेनिफिशियल ओनर है, और कैसे करेंगे उसके लिए स्पेसिफाइड मोड है। वेरिफिकेशन होगा आधार का, पासपोर्ट का या फिर कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जो रहता है, इसके थ्रू करेंगे। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एज स्पेसिफाइड, फर्निश द इंफॉर्मेशन इन प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शन। सारी जितने भी ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई किए गए हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखी जाएगी और उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इंक्लूडिंग अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन, दीज रिकॉर्ड शैल बी केप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। जो भी अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन रहेंगे उनके रिकॉर्ड को भी 5 साल तक रखा जाएगा, जब से ट्रांजेक्शन हुए उसके 5 साल तक। अब बात करें रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क बेस्ड अप्रोच, रिस्क असेसमेंट, कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन और अदर फंक्शंस, ये कुछ हमारे इस टॉपिक के अंदर आते हैं। रिस्क बेस्ड अप्रोच, इससे क्या समझेंगे, ताकि जो भी उन आइडेंटिफाई करें रिस्क एंड रखेंगे रिस्क बेस्ड पॉलिसी, ताकि ऐसे कोई भी केस में वो अपने रिस्क को पहचान पाए और अपने बोर्ड के साथ पॉलिसी अप्रूव कर पाए, ताकि ऐसा कोई भी रिस्क अगर बैंक के अंदर बन रहा है तो उसको हम लोग कंट्रोल करा जा सके और उसके लिए ऑलरेडी प्रोसीजर तैयार हो। मॉनिटर करेंगे क्या कि जो भी कंट्रोल डिसाइड किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, और उनको कैसे बेहतर किया जाए, ये जो है रिस्क बेस्ड अप्रोच के अंडर करेंगे। रिस्क का असेसमेंट, कि कितना रिस्क है या क्या रिस्क है, ये रिस्क असेसमेंट के अंदर आ जाएगा। बैंक को शुड मिटिगेट द MLTF रिस्क फ्रॉम कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस, रीजन, कंट्रीज, इट वेर इट आर लोकेटेड, डिलीवरी चैनल, ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पर उनका कहना है कि बैंक को जरूरी है कि वो जो भी हमारे MLTF रिस्क हो रहे हैं कस्टमर से या कोई प्रोडक्ट से या किसी देश से, कहीं से भी हो रहे हो, तो उनको उसको लोकेट करे, उसके डिलीवरी चैनल पता करे और ऐसे ट्रांजेक्शन्स देखे जिसके थ्रू ये जो रिस्क है हमारे बैंक को क्रिएट हो रहा है। तो ये रिस्क असेसमेंट में आ जाएगा। कस्टमर की रिस्क कैटेगराइजेशन, कस्टमर को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क में। उनके रिस्क के हिसाब से बैंक बैंक उनके रिस्क परसेप्शन के हिसाब से बैंक उनको क्लासिफाई करता है। पैरामीटर ऑफ रिस्क परसेप्शन आर क्लियरली डिफाइंड इन द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, लोकेशन एंड हिज क्लाइंट्स। तो कैसे ये पता चलेगा कि किसका क्या रिस्क है, तो वो डिफाइन ऑलरेडी रहता है कि वो किस तरीके की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके क्लाइंट्स कौन है, कैसे मोड ऑफ पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, या उसका टर्नओवर का वॉल्यूम कितना है, सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस कितना है। तो इस सब के थ्रू पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं कि किसका, कौन सी कस्टमर का रिस्क कैसे रहेगा, कहाँ कब वो लो में आएगा, कब वो मीडियम में, कब वो हाई रिस्क कस्टमर होगा। कस्टमर रिक्वायरिंग हाई लेवल ऑफ मॉनिटरिंग होते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन इफ कंसिडर्ड नेसेसरी, तो उनको हम लोग हाई हाई रिस्क प्रायोरिटी में डालते हैं, जो पॉलिटिकली एक्सपोज है। अदर फंक्शंस की क्या रोल है, फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट एंड अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क कवरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ओवरसाइट सिस्टम कंट्रोल एंड अदर रिलेटेड मैटर। अगर
इफेक्टिवली आपको जो आपका रिस्क है उसको मैनेज करना है, तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो सारे कदम लेने पड़ेंगे जो कि जरूरी है। द बैंक्स इंटरनल ऑडिट टीम अंडरटेक इंडिपेंडेंट evaluation of the compliance with KYC and AML policy including legal and regulatory requirements। बैंक की जो इंटरनल ऑडिट टीम है वो ध्यान रखती है कि वो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करे और चेक करे कि केवाईसी या एएमएल पॉलिसी है जिसमें आपके लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी आते हैं, उसको प्रॉपर ऑडिट करे। कॉन्करेंट इंटरनल ऑडिटर ये स्पेशली चेक करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसीजर्स क्या हैं किसी भी बैंक के, केवाईसी या एएमएल प्रोसीजर्स किसी भी रिस्पेक्टिव बैंक में क्या है। तो करस्पॉन्डेंट बैंक्स, अब करस्पॉन्डेंट बैंक्स की बात आ गई है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करें, एक अरेंजमेंट जहां पर एक बैंक विच वन बैंक होल्ड डिपॉजिट ओन्ड बाय अदर बैंक। तो एक बैंक है करस्पॉन्डेंट जो होल्ड कर रहा है किसी और बैंक के डिपॉजिट को ओन कर रहा है, तो इसको हम तो यहाँ पर बैंक देयरफॉर आर इन रिलेशनशिप। ऐसे रिश्ते अगर आपको स्टैब्लिश है, एक एक पॉलिसी होनी चाहिए सबसे पहले जो कि बताएगी करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप में क्या पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी को बताना चाहिए कि कंडीशन क्या होगी अगर ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश, नेचर क्या है बिजनेस का। हाँ तो सॉरी, जूम का टेक्निकल इशू था, आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो जब हम लोग यहाँ पर थे करस्पॉन्डेंट बैंक के बारे में बात कर रहे थे, हमने कुछ देखा था कि एक उनको पॉलिसी बनानी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए, कंडीशन बतानी पड़ेगी कि कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप की क्या कंडीशंस रहेंगी। ड्यू डिलिजेंस के लिए उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए जिसमें बैंक का नेचर पता चल रहा हो, उनकी क्या बिजनेस एक्टिविटीज है, उनकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या क्या सीएफटी कंप्लायंस है, ओपनिंग, ये जो सारी डिटेल्स जरूरी रहती हैं ये सब उनको उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और नो करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप शुड बी एस्टैब्लिश्ड विद द शेल बैंक। किसी भी शेल बैंक के साथ कभी भी कोई भी करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश की जाएगी। और ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि रिस्पोंडेंट बैंक डू नॉट अलाउ द अकाउंट टू बी यूज्ड बाय शेल बैंक्स। ना तो उनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाएगी और ये भी ध्यान रखना है कि उनके द्वारा अकाउंट को इस्तेमाल भी ना किया जाए। बैंक शैल बी cautious with correspondent bank located in jurisdiction which have strategic deficiency or do not have sufficient progress of FATF recommendation। बैंक को ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी उनके करस्पॉन्डेंट बैंक है उनका लोकेशन ऐसी जुरिडिक्शन या ऐसे जगह पर नहीं हो जहां पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सफिशिएंट जो है प्रोग्रेस ना हुई हो, एफएटीएफ के रिकमेंडेशंस ना हो, या उनके पास उनकी जो भी स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी हो, ऐसी जगह पर करस्पॉन्डेंस बैंक नहीं बनानी है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर रिपोर्टिंग करनी है आपको अंडर फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट और सीआरएस, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है हमारी वाले स्क्रीन पर। तो FATCA जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, एक टैक्स इंफॉर्मेशन रहती है जिसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई करती हैं उनके यूएस अकाउंट्स थ्रू इनहांस ड्यू डिलिजेंस रिव्यू एंड रिपोर्ट देम पीरियोडिकली। पता करती है कि उनके कौन से यूएस अकाउंट्स हैं और उनको उनका जो उनको रिव्यू करती है, उनको पीरियोडिकली टाइमली उनको रिपोर्ट करती है। किसको रिपोर्ट करेगी, यूएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस को या फिर आईआरएस, यूएस के आईआरएस को। और इन केस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी वहां पर अप्रोप्रिएट होगी, सही होगी, उसको रिपोर्ट करेगी। अंडर द FATCA is to prevent US person from using bank and other financial institution outside the USA to park their ये जो है ये यूएस बैंक के लिए है, दिस इज नॉट फॉर अस। तो इस इंफॉर्मेशन को स्किप करके इसको बाद में अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस देख लेते हैं ऊपर यहाँ पर
FATCA की क्या रिपोर्टिंग है उसके बारे में हम एक बार और चर्चा करेंगे, बट यहाँ पर रिपोर्टिंग के ऑब्लिगेशन क्या क्या है ये देख लेते हैं, क्या क्या जरूरी है। बैंक को जरूरी है कि FIU IND रिपोर्ट्स दिखाएंगी जिसमें ट्रांजेक्शन्स होंगे, क्या जो भी प्रिस्क्राइब टाइप है उस टाइप के ट्रांजेक्शन मेंशन हो, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने बार किए गए, ये मेंशन होना चाहिए। उसके अलावा मंथली रिपोर्ट्स होनी चाहिए। फॉलोइंग 4 रिपोर्ट्स शुड बी सबमिटेड फॉर ईच कैलेंडर मंथ बाय द 15th ऑफ फॉलोइंग मंथ। हर 4 रिपोर्ट सबमिट होनी है हर ईच कैलेंडर मंथ पर, 15 तारीख 15 तारीख को उसके आने वाले महीने में, फॉलोइंग मंथ में। पहली रिपोर्ट है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में क्या होगा, कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख या उससे ज्यादा या उसके बराबर के कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी उसमें। सीरीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन इन अ मंथ इंटेग्रली कनेक्टेड टू ईच अदर। मतलब ऐसे कैश ट्रांजैक्शन होने चाहिए, सीरीज होनी चाहिए एक महीने में, जो कि आपस में जुड़े हो एग्रीगेटिंग लाख और मोर और इक्वलेंट। इसमें सारे डिपॉजिट आ जाएंगे लगभग जो कि लाख रुपए या उससे ज्यादा या उसके बराबर हो, इक्वलेंट या लाख और मोर होना चाहिए। और क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट जिसको CBWTR भी कहते हैं, अगर इस टाइप के वायर ट्रांसफर हुए हो मोर देन लाख और इक्वलेंट वेदर ओरिजिन और डेस्टिनेशन ऑफ फंड इज इन इंडिया। इस टाइप के ट्रांजैक्शन जहां पर लाख रुपए से ज्यादा या उससे इक्वलेंट ट्रांजैक्शन किए गए हो वायर ट्रांसफर्स, और डेस्टिनेशन ऑफ फंड इंडिया में नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, ये जो है 10 लाख रुपए से ज्यादा या उसकी इक्वलेंट होगी, ये भी मेंशन करेंगे NTR में। काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट में जो भी काउंटरफीट करेंसी नोट रिसीव हुए हैं, ये चौथी रिपोर्ट में आना चाहिए। तो ये 4 रिपोर्ट हो जाएंगी मंथली, जो कि सबमिट किया जाएगा हर कैलेंडर मंथ में 15 तारीख को। CTR कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट एंड काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट। अब यहाँ पर इससे सस्पिशियस होगी कि रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट STR सस्पिशियस, इसमें क्या होगा कि सॉरी, बैंक्स को रिक्वायर रहेगी कि एक रिपोर्ट सबमिट करें टू रिपोर्ट FIU IND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को। कोई भी अगर उनको संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिख रहा है तो उसको उसी ट्रांजैक्शन के 7 दिन के भीतर उसको रिपोर्ट करना है। और ये जो की रिपोर्ट है ये बताएगी कि यूजफुल इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अ ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड एज सस्पिशियस इफ टू अ पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ इट अपीयर्स टू सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग। एक ट्रांजैक्शन को आप सस्पिशियस कंसिडर करेंगे अगर अगर कोई इन इन जो नीचे दिए गए केसेस में, एक अ पर्सन डाउट दैट इट मे इन्वॉल्व प्रोसीड ऑफ एन ऑफेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 2 PMLA दैट इज लाइकली टू बी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। अगर आपको ऐसा ऐसा डाउट हो रहा है ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो संदिग्ध ट्रांजैक्शन है, इसमें जो है ऐसा कोई ऑफेंस इन्वॉल्व हो रहा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो सकता है। appears to be made in circumstances of unjustified complexity, ऐसी सिचुएशन में किए गए हों जो कि बिल्कुल अनयूजुअल हो, बिल्कुल ही नॉर्मल से अलग हो, और बिल्कुल ही जस्टिफाई ना किए जा सके। अगर ऐसे कोई ट्रांजेक्शन्स आपको दिखते हैं, appears to have no economic rational or bona fide purpose, कोई इसका इकोनॉमिक रैशनल नहीं है, कोई इसका साफ पर्पस नहीं दिख रहा, तो ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस कह सकते हैं। एक रीजनेबल डाउट है कि शायद इसमें फाइनेंसिंग है, टेररिज्म को हो रहा है, अगर ऐसा कोई डाउट है तो ये भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में कंसिडर किए जाएंगे। चलिए, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो आज हमने पढ़ी इसको हम लोग एक छोटी से पैराग्राफ में समझ लेते हैं कि जैसे बैंक्स आर एक्सपोज टू अब्यूज ऑफ देयर सर्विस बाय क्रिमिनल फॉर द पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, funding of terrorism and financial crimes. The criminals have organized themselves in groups engaged in criminal activities, and those engaged in money laundering. In India, PMLA pertains to money laundering crime. ठीक है, तो यहाँ पर बैंक्स को हमेशा देखा गया है कि वो क्रिमिनल्स द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पस या टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए या कोई भी क्राइम को फाइनेंस करने के लिए बैंक का गलत इस्तेमाल करते आए हैं।
तो जो भी क्रिमिनल्स हैं यहाँ पर, आजकल उन लोगों ने अपने आप को एक ग्रुप में आइडेंटिफाई कर लिया है। आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप हो गए हैं, अपने आप को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड करके। कुछ जो है मनी लॉन्ड्रिंग में जुड़े रहते हैं, प्रोफेशनली मनी लॉन्ड्रिंग के ग्रुप रहते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स रहते हैं। इंडिया में जो पीएमएलए है, वो ध्यान रखता है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्राइम को रोका जा सके। यूएपीए हैज बीन अमेंडेड टू कवर टेररिज्म एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग क्राइम। तो यहाँ पर पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है, और यूएपीए जो है वो ध्यान रखता है कि कोई भी टेररिज्म फंडिंग ना हो, और टेररिज्म को कुछ भी किसी भी तरीके से बढ़ावा ना दिया जा सके। यूएपीए का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन या अमेंडमेंट एक्ट, 2018 में बनाया गया था। तो ये टेररिज्म को देखता है। ऑल फाइनेंशियल सेक्टर्स, बिजनेसेस एंड सेक्शन नॉन फाइनेंशियल सेक्टर बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशन अंडर पीएमएलए। पीएमएलए की जितने भी जो भी रूल्स हैं, उसको चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, बिजनेस का, या नॉन फाइनेंशियल सेक्टर हो, उसको दोनों को ही कंप्लाई करना बहुत जरूरी है। ये जो है कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन में मदद करती है, उसका ड्यू डिलिजेंस कैसे होगा वो बताती है। और कोई भी रिपोर्टिंग करनी हो, कोई संदिग्ध है या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उसको जो हमारी एफआईयू इंडिया की जो यूनिट है, उसको रिपोर्ट करती है, और उनके रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जाते हैं। Bank need to exercise appropriate diligence in handling transaction or customer connected with FATF identified high risk in weak countries। बैंक को ये भी ध्यान रखना रहता है कि वो जो भी ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि FATF के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हों, हाई रिस्क और कमजोर कंट्रीज से हैं, उनके ट्रांजेक्शन को डिलीजेंस में रखना है, ध्यान में रखना है। बैंक को ये भी ध्यान रखना है कि वो एडवोकेट ड्यू डिलिजेंस करते रहें, और अवेलिंग करस्पॉन्डेंट बैंकिंग सर्विसेज विद बैंक इन अदर कंट्रीज। उनका ये काम है कि टाइम टू टाइम वो अपना ड्यू डिलिजेंस चेक कर सके, और जो है चाहे वो उनके ब्रांचेस किसी और भी कंट्री में हो, वहां पर भी इन सब चीजों को प्रॉपरली ध्यान में रखा जाए। यहाँ पर क्योंकि अब हमारे जो है आज का जो सेशन था इन्फॉर्मेशन का, इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब आपको बताना है फटाफट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है इसके लिए, क्या आपको बताना है आपकी, हम लोग चेक करेंगे कि आपने ध्यान से सुना है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं केवाईसी के, टू इंश्योर। आपको बताना है कि यहाँ पर इनमें से ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ए ऑप्शन है टू इंश्योर अप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, बी है टू मॉनिटर ट्रांजेक्शन ऑफ सस्पिशियस नेचर, सी है टू इंश्योर दैट द कस्टमर वुड नॉट रिसीव द बैंक, डी है कि इंश्योर द लोन इज गिवन इट वुड नॉट बिकम एनपीए, या फिर ओनली ए एंड बी। फटाफट बताइएगा ऑब्जेक्टिव, केवाईसी के ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहते हैं। ए बी सी डी या ई में से आपको जो भी लगता है चैट में लिख के बता दीजिए। ई, ठीक है, प्रभाकर जी कह रहे हैं ई, तुनेश्वर जी कह रहे हैं ए है सिर्फ, ठीक है। ई कह रहे हैं राहुल अग्रहरी जी। ई जो है कह रहा है बोथ ए एंड बी, के कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन भी होता है, और कोई भी सस्पिशियस नेचर का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर केवाईसी ई कह रहे हैं रामचंद्र जी भी। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने कहा ऑब्जेक्टिव ए एंड बी, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेल डन। यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बैंक किसको रिस्पॉन्सिबल करता है अगर FIU IND की रिपोर्ट्स जो हैं सबमिट करने हैं तो। बैंक अपॉइंट्स हु रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू FIU IND। ठीक है, बबलू जी कह रहे हैं सी। सी, अमित जी का भी कहना है सी। ठीक है, राहुल जी भी कह रहे हैं सी, प्रिंसिपल ऑफिसर को रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये सारी जो भी सबमिशन है रिपोर्ट की वो रखा जाए। बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बताना है कि कस्टमर टिपिकली कितने कैटेगरी में होते हैं, अगर रिस्क की कैटेगरी में डालना है तो 4, 3, 2 या 5। कस्टमर्स आर टिपिकली कैटेगराइज्ड इन रिस्क कैटेगरीज, कितनी कैटेगरी में उनको रिस्क के हिसाब से बांटा जाता है। अमित कुमार जी कह रहे हैं 3, प्रखर जी का भी कहना, प्रभाकर जी का भी यही कहना है, राहुल जी का भी यही कहना है 3, लो मीडियम और हाई रिस्क। सुनील जी का भी यही कहना है, मनोज जी का भी। वेरी वेल डन।
यहाँ पर है जो डायरेक्टर है एफआईयू इंडिया के, फाइनेंशियल एफआईयू इंडिया के, कैन टेक एक्शन अगेंस्ट फॉर वायलेशन ऑफ पीएमएलए ऑब्लिगेशंस। अगर उनको पता चलता है डायरेक्टर को कि वायलेशन हुआ है पीएमएलए गाइडलाइंस का, तो किसके अगेंस्ट ले सकते हैं एक्शन? बैंक, एम्प्लॉय, प्रिंसिपल ऑफिसर, या ऑल ऑफ द अबव? मनोज जी का कहना है डी, लोकेश जी भी कह रहे हैं डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रभाकर जी का भी यही कहना है, रामचंद्र जी का भी डी ही कहना है। जी हाँ, यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी को, अगर कोई भी इनमें से वॉयलेट करेगा पीएमएलए गाइडलाइंस, ऑब्लिगेशंस, तो उनको जरूर एक्शंस फेस करने पड़ेंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। चाहे वो बैंक हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफिसर भी क्यों ना हो, हर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ, आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है, केवाईसी पॉलिसी। आई होप आप लोगों को जो है आज का सेशन समझ में आया होगा और आप लोगों को मजा भी आई होगी। इसके बाद जो है सर का सेशन होगा, 11 बजे होगा, क्योंकि सर कहीं ऑक्यूपाइड थे। तो आपको लिंक मिल जाएगी सेपरेटली। तो आज का जो क्लास है हम इसी नोट के साथ, इस अच्छे पॉजिटिव कोट पे खत्म करेंगे कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो हम अगर ये सोचें कि हमारा हमारा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, तो अगर आज का समय कठिन है, तो कल का जो दिन, कल का समय है, वो बहुत ही शानदार होगा। जीत जो हमें मिलने वाली है वो बहुत ही शानदार होगी। तो इसी नोट के साथ थैंक यू सो मच आप लोगों का सेशन में जुड़ने के लिए, एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप लोगों का कोई भी फीडबैक हो तो आप लोग प्लीज प्रोवाइड कीजिए। आपको अगर इस टाइप के सेशंस अच्छे लगते हो तो वी विल कंटिन्यू कीपिंग सच सेशंस, या फिर आप लोग कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। आप में से किसी का कोई सजेशन हो तो मैं 1 मिनट का समय और लूंगी आप लोगों का, और चाहूंगी कि आप बताएं कि अगर कोई आपका फीडबैक हो इस टाइप के सेशंस को लेके। आशुतोष जी, क्लास जो है सर की 11 बजे से चालू होगी, तो आपको सेपरेट जो है लिंक मिल जाएगी। अभी का सेशन जो है कंप्लीट हो गया है। आप में से कोई कुछ फीडबैक, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज फटाफट बता दीजिए, फिर हम आज का सेशन जो है खत्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ये भी बता सकते हैं, या फिर कुछ और अगर आप चाहते हैं चेंजेस करना हो या कुछ और, तो हम जरूर उसको नेक्स्ट सेशन के लिए ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सुनील जी कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा लगा, दुनेश्वर जी का भी यही कहना है। BRKGB के लिए स्पेशल क्लास, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, और ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग, और अपना ध्यान रखिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।